हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फेनोमेना। जैसा कि आप 7वीं में पढ़ चुके हो पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। ये ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो मानव जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इन प्राकृतिक परिघटनाओं से बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, लेकिन वर्तमान में इससे बचाव के तरीके भी खोज लिए गए, तो मनुष्य अधिक से अधिक इससे बचने के उपाय ढूंढता है। अब इस पाठ में हम दो प्राकृतिक परिघटनाएं और पढ़ने जा रहे हैं। उनमें पहली है तड़ित या बिजली और दूसरी है भूकंप या अर्थक्वेक। जैसा कि तड़ित और विद्युत के बारे में हम जानते हैं, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो भी इसी का ही रूप है। तड़ित या बिजली को समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं पहले सरल रूप में बता रहा हूँ। खंभों पे जो वायर लगे होते हैं, बिजली के तार खंभों के ऊपर, ये मान लो दो खंभे हैं, इन खंभों पे ये तार झूलते हुए होते हैं। इन तारों में, हिलते हुए तारों के अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती है, और जब हवा या पवन चलती है तो इन चिंगारियों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये चिंगारियों के बारे में हम जानते हो, ये भी तड़ित का ही एक रूप है। और इसके अलावा हमारे घर में जो बिजली के सॉकेट होते हैं, और उस सॉकेट के अंदर मान लो प्लग लगा हुआ कोई, और ये प्लग ढीला लगा हुआ मान लो, तो भी ये चिंगारियां उत्पन्न होती है। तड़ित वास्तव में विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी को तड़ित कहते हैं। पुराने समय के अंदर जब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो इस तड़ित से भयभीत होते थे, डरते थे। उनका मानना था कि ये भगवान के क्रोध के कारण हो रहा है, यानी भगवान नाराज है और इसलिए आकाश से ये आग बरस रही है। लेकिन अब लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि तड़ित भगवान के क्रोध की वजह से नहीं है, बल्कि ये तड़ित बादलों में आवेश के एकत्रित होने से होती है। बादल में बहुत अधिक मात्रा में जब आवेश जमा हो जाता है तो उस आवेश के कारण ही ये तड़ित है वो धरती पर आती है। इसके बारे में यूनान के जो लोग थे, जो महात्मा ईसा या ईसवी सन से 600 वर्ष पहले इसके बारे में, चिंगारियों के बारे में जानते थे। उनको मालूम था एक पदार्थ जैसे एम्बर, जो एक प्रकार का रॉल है, रॉल, इस एम्बर को यदि फर्श से रगड़ते हैं तो यह बाल, सूखे बाल है या अन्य कागज के टुकड़े हैं, वो हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बारे में यूनान के लोग जानते थे। हम भी जब हमारे पॉलिस्टर के और ऊनी वस्त्र दिन के समय उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, कपड़े उतारते समय, ऊनी या पॉलिस्टर के कपड़े। और रात में जब ये कपड़े उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि होती है। चट चट की ध्वनि के साथ में चिंगारी उत्पन्न होती है। सन 1752 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट हुए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारे कपड़ों में उत्पन्न चिंगारी और तड़ित एक ही घटना है, एक ही रूप है।
ये छोटे स्तर की होती है और ये बहुत विशाल स्तर की होती है। इस घटना को समझने में लगभग 2000 वर्ष लगे, एक छोटी सी बात को समझने में। और वैसे मैं बता दूं, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक अनेक वर्षों तक परिश्रम करते हैं तब जाके वो किसी परिणाम या रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो 1700 महात्मा ईसा से पहले लोग जानते थे, यूनानवासी, लेकिन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को और स्पष्ट किया। अब हम आवेशों की प्रकृति या गुण और आकाशीय तड़ित से उसका क्या संबंध है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। आवेशों के गुण या आवेशों की प्रकृति, आवेश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश के गुण या इसकी प्रकृति या नेचर को समझने के लिए हम एक छोटी सी गतिविधि के बारे में जानते हैं कि एक प्लास्टिक का पैमाना, पैमाना मतलब स्केल, स्केल को जब सूखे बाल से रगड़ते हैं, सूखे बालों से रगड़ते और हम इस स्केल के पास में, स्केल या पैमाने के पास में, मतलब स्केल लेते हैं, प्लास्टिक का पैमाना भी कहते हैं इसको, सूखे बालों से रगड़ते हैं और रगड़ने पर हम कागज के टुकड़ों के पास इसको ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये कागज के टुकड़े, यानी स्केल को सूखे बालों से रगड़ने पर उस पर आवेश आ गया। अब रगड़ने से वस्तुएं आवेशित होती है। यहाँ स्केल को सूखे बालों से रगड़ा तो इस पर आवेश आ गया रगड़े हुए भाग पर, और ये कागज के टुकड़े हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो गए। उसी प्रकार खाली रिफिल, रिफिल जो पेन के अंदर यूज होती है, इसको जब हम पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो पॉलीथीन से जो रिफिल का भाग रगड़ा हुआ होता है, ये मान लो रिफिल है, और इसका जो भाग हम पॉलीथीन से रगड़ रहे हैं उस पर आवेश आ जाता है रगड़ने से, और वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या सूखे बालों को आकर्षित करते हैं। यानी रगड़ने पर इन वस्तुओं पर आवेश आ जाता है, और रगड़ने पर जो भाग हम रगड़ रहे हैं उसको हमें हाथ से टच नहीं करना चाहिए, किसी धातु से नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसका आवेश समाप्त हो जाता है। रगड़ने पर वस्तुएं आवेशित हो जाती है, उन पर आवेश आ जाता है, इन्हें आवेशित वस्तुएं कहते हैं। आवेश युक्त वस्तुएं रगड़ने पर हो जाती है, इन्हें आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे कुछ आपकी किताब में सारणी में नाम दिए गए हैं, जैसे रिफिल, गुब्बारा, रबड़ और स्टील का चम्मच या स्टील का चम्मच, ये सारणी में 4 वस्तुएं दी गई है। अब रिफिल को पॉलीथीन या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो यह आवेशित हो जाती है और कागज को आकर्षित करती है पॉलीथीन और ऊन से रगड़ने पर। गुब्बारा को ऊन से रगड़ने पर उस पर आवेश आ जाता है, या पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो भी इस पर आवेश आ जाएगा, या सूखे बालों से रगड़ेंगे तो भी आवेश आ जाएगा। यानी गुब्बारे को हम इन तीनों में से किसी से भी रगड़ेंगे तो यह आवेशित हो जाएगा और कागज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। रबड़ को ऊन से रगड़ने पर इस पर आवेश आ जाता है। स्टील के चम्मच को भी पॉलीथीन या ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो इस पर भी आवेश आ जाएगा। यानी रगड़ने से, रगड़ने, 2 वस्तुओं को रगड़ने या घर्षण कराने से उन पर आवेश आ जाता है, वो आवेशित हो जाती है और इसलिए उन्हें हम आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अब इन आवेशित वस्तुओं के बीच में किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। आवेशों के प्रकार और अन्योन्य क्रियाएं।
अन्योन्य क्रिया। आवेश जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब इनके बीच में किस प्रकार से क्रिया होती है, तो इसके लिए कुछ प्रयोग दिए गए हैं, गतिविधियां दी गई है। सबसे पहले हम दो रबड़ के गुब्बारे लेते हैं, उन गुब्बारों को हवा से फुलाते हैं और हम धागे से बांध करके और उनको पास पास लटका देते हैं। हवा से भरकर लटका दिया ये गुब्बारे। और इसको इस प्रकार लटकाना है कि ये गुब्बारे आपस में टच नहीं करने चाहिए। अब इन गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, ऊन के कपड़े से या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर हम देखते हैं ये लटके हुए गुब्बारे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। यानी गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ने से इन पर आवेश आ जाता है और उन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी उस पर आवेश एक ही प्रकार के हैं, सजातीय है, इसलिए एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे को प्रतिकर्षित कर रहा है। दोनों पर एक ही प्रकार के आवेश है और एक ही प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसलिए एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है और गुब्बारे दूर दूर हो जाते हैं लटके। इसी प्रकार एक रिफिल लेते हैं और रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर और एक कांच के गिलास के अंदर चित्र के अनुसार रखते हैं। रिफिल का रगड़ा हुआ भाग है वो हमारे हाथ के टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका आवेश समाप्त हो जाएगा, वो निरावेशित हो जाएगा। अब एक दूसरी रिफिल लेते हैं और उसके भी एक भाग को पॉलीथीन से रगड़ते हैं और गिलास के अंदर वाली रिफिल के पास में ले जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों रिफिलें जब पास में आती है तो गिलास के अंदर वाली रिफिल है उसमें गति हो जाती है, वो दूर भागती है। यानी यहाँ पर रिफिल के जो आवेशित भाग है दोनों, इन भागों पर समान प्रकार का आवेश है और समान प्रकार का आवेश होने के कारण एक रिफिल दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित कर रही है और इसलिए दूर भाग रही है। इस प्रकार दो गुब्बारे और दो रिफिल, ये दोनों एक ही पदार्थ है, एक ही प्रकार के पदार्थ, एक ही प्रकार के पदार्थ जब रगड़ते हैं तो उन पर समान आवेश आता है, सजातीय आवेश आता है और इसलिए उनमें प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब हम एक गुब्बारे को रिफिल के पास में ले जाते हैं, मान लो ये रिफिल है और इसके पास में हम गुब्बारा ले जाते हैं, जो आवेशित गुब्बारा है वो ले जाते हैं, ये आवेशित गुब्बारा। दूसरी रिफिल के पास आवेशित गुब्बारा ले जाते हैं या आवेशित रिफिल वाले भाग के पास गुब्बारे का आवेशित भाग ले जाते हैं, तो इन दोनों के अंदर आकर्षण होता है। एक गुब्बारा एक रिफिल को आकर्षित करता है, यानी रिफिल पर और गुब्बारे पर दोनों पर अलग अलग प्रकार के आवेश है, विजातीय आवेश है। अलग अलग प्रकार के आवेशों को कहते हैं विजातीय आवेश, और या इसको बोलते हैं असमान आवेश। असमान या विजातीय आवेशों के अंदर आकर्षण होता है। वापस सुन लो, सजातीय या समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान या विजातीय या अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं उन्हें विजातीय आवेश कहते हैं। मुख्य रूप से ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश
या प्लस और ऋण आवेश या माइनस। जब हम धन आवेश कैसे होता है तो इसके बारे में एक मान्यता है कि कांच की छड़ कांच की किसी छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम से, तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो अर्जित आवेश है वो धनावेश होता है। और यदि हम एक स्ट्रा लें प्लास्टिक की और उस स्ट्रा या नली को, ये स्ट्रा है, मान लो छोटी सी स्ट्रा है, स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब है नली, नली को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रा। अब स्ट्रा का एक भाग लेकर पॉलीथीन से रगड़ते हैं, फिर उसको कांच की छड़ के पास ले जाते हैं, दोनों में आकर्षण होता है। यानी कांच की छड़ के ऊपर तो धनावेश है और स्ट्रा के ऊपर दूसरे प्रकार का आवेश है, ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो है धनावेश और दूसरे है ऋणावेश। धनावेश और धनावेश जब पास में आते हैं तो ये सजातीय हो गए, और इसी प्रकार ऋणावेश या ऋणावेश पास में आते हैं तो ये भी सजातीय हो गए। तो इनके अंदर प्रतिकर्षण होता है, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यदि धनावेश के पास में ऋणावेश आ जाता है या ऋणावेश के पास में धनावेश आ जाता है तो ये दोनों प्रकार के आवेश हैं वो भी जातीय हो गए या भिन्न प्रकार के हो गए, अलग अलग प्रकार के हो गए। और विजातीय या भिन्न प्रकार के आवेशों में अभी मैंने गतिविधियों में समझाया आकर्षण होता है। एक धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है या एक ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है। धनावेश और धनावेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ऋणावेश और ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी क्रियाकलाप या गतिविधियां मैंने बताई है, इन सभी से यही पता चलता है कि वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन पर आवेश आता है, वो आवेशित हो जाती है, आवेशित वस्तुएं कहलाती है। जैसे गुब्बारा और रिफल वाला मैंने क्रियाकलाप बताया। एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं तो उन पर समान प्रकार का आवेश आता है, और भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तो उन पर भिन्न प्रकार के आवेश, अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं। एक ही प्रकार के सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और भिन्न प्रकार के या विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। रगड़ने से वस्तुओं पर जो आवेश आता है वो स्थिर होता है, उन्हें स्थैतिक आवेश कहते हैं। यानी ये आवेश उस आवेशित वस्तुओं पर स्थिर रहते, एक जगह रहते, और एक जगह रहने के कारण उन्हें स्थैतिक आवेश कहते हैं। जब ये आवेश बहने लगते हैं या आवेश का प्रवाह होने लगता है, आवेश का प्रवाह है वो विद्युत धारा बनता है। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो जितनी भी आवेशित वस्तुएं होती है उन पर आवेश मान लो स्थिर है तो उसे स्थैतिक आवेश कहते हैं। और जब वो आवेश किसी सुचालक तार में या धातु में बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। और इस विद्युत धारा के कारण ही बल्ब जलता है, यानी बल्ब का जलना होता है, बल्ब का जलना, तारों का गर्म होना, ये और अन्य घटनाएं जो हो रही है वो इसी विद्युत धारा के कारण हो रही है, तारों का गर्म होना। तो इस प्रकार आज मैंने आवेशों के बारे में बताया। इन आवेशों के कारण ही विद्युत बनती है और विद्युत का ही एक रूप है तड़ित है। अब इन आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है ये हम अगले टॉपिक के अंदर लेंगे।